किसी ने क्या खूब कहा है कि छोटी मोटी मुसीबतों से क्यों धैर्य खोता है, छोटी मोटी मुसीबतों से क्यों धैर्य खोता है, बड़ी बड़ी सफलता पाने में अक्सर ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 12वीं के केमिस्ट्री वैद्युत रसायन से फैराडे का द्वितीय नियम लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूं। इससे पहले मैंने फैराडे का प्रथम नियम अपलोड कर दिया है और उस फैराडे के प्रथम नियम से बहुत ही ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला। दोस्त, ये फैराडे का द्वितीय नियम है और जिन दोस्तों ने अभी फैराडे का प्रथम नियम नहीं देखा है वो जाकर मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर ही फैराडे का प्रथम नियम देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली चीज़ जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक जो है चैनल को शेयर करें। अब चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे के द्वितीय नियम, फैराडे के प्रथम नियम में हमने आपको बताया था, फैराडे ने कहा था कि जिस कहते हैं कि जिस पदार्थ का विलयन होगा लगभग उसी पदार्थ की क्षण को उसमें डुबोया जाएगा। ये फैराडे के प्रथम नियम में था। लेकिन अब फैराडे का द्वितीय नियम आ गया तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फैराडे के द्वितीय नियम में फैराडे ने कहा था कि हमें जो है अब ये जो बर्तन है जिसमें वैद्युत अपघटनी विलयन घोलना है, ये 2 बर्तन होंगे। कितने बर्तन होंगे दोस्त? 2 बर्तन। और 2 बर्तन होंगे, दोनों के पर प्लस और माइनस क्या होंगे? इलेक्ट्रोड होंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों पे प्लस और माइनस 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं बर्तन, विभिन्न हो सकते हैं, ठीक है ना, कई सारे भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं समझाने के लिए मात्र 2 ले रहा हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब कह रहा कि इनमें कुछ वैद्युत अपघटनी विलयन भरा हुआ है। परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है। एक तो वैद्युत अपघट्य हमने ये बना दिया और दूसरा वैद्युत अपघट्य ये बना दिया। इनमें धारा जो है समान दे रही है, यहाँ भी धारा और इसमें भी धारा। मानते हैं धारा जो है 1Q यानी 1 कूलाम की है। मानते हैं धारा 1Q यानी 1 कूलाम की है। यानी कह जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के क्या होते हैं? समानुपाती। समझिएगा, जो फैराडे के द्वितीय नियम में कहा जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसी को आपको समझना है। कह रहा कि यदि आप विभिन्न वैद्युत अपघट्य लेते हैं, अभी तक तो हमने फैराडे के प्रथम नियम में एक ही वैद्युत अपघट्य लिया था, लेकिन अब फैराडे के द्वितीय नियम में हम 2 वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं। एक हमारा देखिए, मान लीजिए हमारा वैद्युत अपघट्य ये ए है और ये कौन सा है? बी है, ठीक है दोस्त। ये वैद्युत अपघट्य ए और ये बी है। कह रहा कि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा, इसमें भी हमने धारा का मान 1 कूलाम रखा है, इसमें भी धारा का मान 1 कूलाम। दोनों वैद्युत अपघट्य में कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं? समान धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ, मानिए इसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ क्या है? W है, W1, और इस पर क्या है? W2, ठीक है, W1 और W2। इसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ निक्षेपित हुआ है वो W1 है और इसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ निक्षेपित हुआ है वो W2 है ना। निक्षेपित पदार्थ W1 W2 जो है, कह रहा कि निक्षेपित पदार्थ एकत्रित या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है? समानुपाती। किसके तुल्यांकी भारों के? यानी जो मात्रा यहाँ पे पदार्थ की जो मात्रा आ रही है उन पदार्थ की मात्राओं के जो है तुल्यांकी भारों के क्या होता है? समानुपाती। यानी ये तो भार है, भार ग्राम में होता है। अब हमें इसी पदार्थ का कुछ ना कुछ तुल्यांकी भार भी होगा और तुल्यांकी भार जो है पदार्थ की मात्राओं के क्या होगा? समानुपाती। एक बार फिर समझिएगा, बहुत आसान है। कह रहा कि जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, 1 कूलाम 1 कूलाम, समान धारा प्रवाहित की जाती है
जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, कौन सी धारा? समान धारा, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ, इसके इलेक्ट्रोड पर W1 पदार्थ निक्षेपित हुआ है, इसके इलेक्ट्रोड पर W2 पदार्थ, निक्षेपित पदार्थों के तुल्यांकी भारों, यानी ये तो भार हमने लिखा ना, निक्षेपित पदार्थों का तुल्यांकी भार भी होगा। तो निक्षेपित पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, निक्षेपित पदार्थ के भार के, यानी जो W1 W2 मुक्त हुआ उसके निक्षेपित पदार्थ के भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो मानिए इसका तुल्यांकी भार E1 हो जाता है, क्या हो जाता है? E1, और इसका तुल्यांकी भार क्या होता है? E2, और इसका भार होता है W1, इसका भार होता है W2। धारा का मान समान होगा, इस बात को याद रखिएगा, धारा का मान सदैव क्या होता है? समान होता है। अब आगे बढ़ें, चित्र समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी मेरा सेशन लेते होंगे तो कॉपी और पेन हमेशा ऑन रखे होते हैं, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें इस स्क्रीन पर जो है बताता हूं, आप उसे नोट करते चलें, बनाते चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चित्र की जैसा कि हमने 2 चित्र बनाए थे, इस चीज़ में आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है, Q1 यहाँ भी था, Q यहाँ भी था, Q यहाँ भी था, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, इसके इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुआ पदार्थ होता है, पदार्थ उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी मुक्त हुआ पदार्थ W, उसके तुल्यांकी भारों E1 के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब चलिए देखिएगा, तो संयंत्र हमने 2 लिए थे, तो एक पर पहले पर जो पदार्थ निक्षेपित हुआ तो उसे हम W1 बता रहे थे, और दूसरे पर जो पदार्थ निक्षेपित W2 बता रहे थे, है ना। तो कह रहे थे कि इसका जो पदार्थ निक्षेपित W1 है, इसका पदार्थ निक्षेपित W2 है, और साथ ही साथ इसके इस पदार्थ का तुल्यांकी भार E1, इस पदार्थ तुल्यांकी भार E2, और W1 और E1 और W1 समानुपाती होगा E1 के, और W2 समानुपाती होगा E2 के। तो यहाँ देखिए लिखा है, थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम करता हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि तब इस हिसाब से W1 समानुपाती होगा इसके E1, है ना, क्योंकि ये जो है पहले जो है इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित पदार्थ जो है उसके जो है निक्षेपित पदार्थ जो है उसके तुल्यांकी भारों के क्या है यहाँ पे? समानुपाती, और ये दूसरे पर W2 समानुपाती E2, W2 समानुपाती E2, ये दूसरे पर, यानी जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के क्या है? समानुपाती। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के क्या है? समानुपाती, ये भी पता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट में आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का कांस्टेंट हटाएंगे, सॉरी दोनों का समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो देखिए कहा कि W1 समानुपाती E1 है, W2 समानुपाती E2 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तब लिखेंगे W1 बराबर W1 बराबर, पहले का W1 का हटाते हैं, W1 बराबर KE1, है ना, और W2 बराबर KE2। ठीक है, ये देखिए दोनों का जो है समानुपाती का चिन्ह हटाया, दोनों के समानुपाती के चिन्ह हटाने पर जो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? के मिला। के क्या है यहाँ पर? स्थिरांक, नियतांक, कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो के हमें यहाँ पे मिला। अब हम क्या कर देंगे, W1 में W2 से भाग दे देंगे, यानी इस तरह से हम बोलेंगे W1 अपान W2, W1 अपान W2। अगर हम W1 अपान W2 बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, W1 अपान W2 बराबर KE1 अपान KE2, इसका भी तो भाग होगा, KE1 अपान KE2। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, देखिए के समान है तो के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, के समान तो क्या हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो है आपको करना है, देखिए यहाँ पर W1 अपान KE1, W2 बराबर KE2, तो यहाँ W1 अपान W2 हमने लिखा है यहाँ पर,
W1/W2 बराबर KE1/KE2। अब देखिए यहाँ के से के को कैंसिल कर दिया, जो कि मैं बताते चल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जब के से के कैंसिल हो गया तो आपका सिंपल सा परिभाषा बन गया, सॉरी फार्मूला बन गया, W1/W2 बराबर E1/E2। ये आपके काम का एक फार्मूला है। W1/W2 बराबर E1/E2। इसको जो है तुरंत बॉक्स में बंद कर लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला आपका तैयार है फैराडे के द्वितीय नियम का। अभी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब चलें, ठीक है दोस्त। देखिए अब आगे बढ़ना ये है, कह रहा है कि यदि फैराडे के प्रथम नियमानुसार W बराबर होता है ZIT, ZIT जैसा कि आप पढ़े हैं, Z गुणे I गुणे T है, होता कि नहीं। ये आप जो है फैराडे के प्रथम नियम में पाएंगे। और फैराडे का प्रथम नियम, इससे पहले वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो W बराबर होता है ZIT, ध्यान दीजिएगा। तो W बराबर ZIT होता है। और एक बात ये भी है, IT बराबर Q इज इक्वल टू होता है IT, है ना। आवेश बराबर धारा गुणे समय, होता है कि नहीं। तो Q को आवेश इंडिकेट कर रहे हैं, धारा गुणे समय, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो देखिएगा I और T यहाँ पर Q के मान है। अब आपको क्या करना है, अगर W बराबर ZIT है तो फिर W बराबर ZIT है, तो आपको क्या करना, आप जानते हैं कि दोनों ही संयंत्रों में धारा का मान समान है कि नहीं। धारा का मान समान है, और धारा का मान समान है तो समान समय तक वैद्युत धारा भी प्रवाहित की जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि W बराबर अगर ZIT होता है तो W1 बराबर होगा Z1 गुणे I गुणे T। अब आप कहेंगे कि Z1 तो आपने लिख दिया, I1 T1 क्यों नहीं लिखा। तो I1 T1 का मतलब धारा का मान दोनों संयंत्रों में समान है, तो I1 I2 कर देंगे, धारा का मान तो अलग अलग हो जाएगा ना। यहाँ पे धारा का मान क्या है, समान है, ठीक है। तो हम लिखेंगे W1 बराबर Z1 गुणे I गुणे T, है ना। तो T समान समय तक जो है समान धारा प्रवाहित की जाए, तो इसलिए केवल Z1, Z जहाँ पर निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांकी भार है। अब समझिएगा, निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या भी कह सकते हैं, तुल्यांकी भार नहीं बल्कि निक्षेप तुल्यांकों की संख्या। अब W1 बराबर Z1 हो गया, तो अब जो है ये इस तरह से, और W2 बराबर हो जाएगा आपका Z2 गुणे I गुणे T, ठीक है ना। क्या है, W2 बराबर Z2 गुणे I गुणे T। अब थोड़ा सा मैं इस जो है वीडियो को जूम करता हूँ। देखिए W1 की जगह पर हमने लिखा है Z1 गुणे I गुणे, नहीं सॉरी, यहाँ से देखिए फिर से, ये तो हो गया। अब W1 की जगह पे हम लिख सकते हैं Z1 कि W बराबर होता है Z गुणे I गुणे T, और W बराबर होता है Z, जबकि हमने जो है फैराडे के प्रथम नियम में W बराबर Z को सिद्ध किया था। तो हमने क्या किया था, धारा और समय का मान जो है एक कूलम मान के W बराबर Z लिख दिया था कि नहीं। तो W बराबर Z अगर होता है तो W1 बराबर Z1 होगा कि नहीं। अब W1 बराबर Z, अगर W बराबर Z हो सकता है, देखिए W बराबर Z हो सकता है, तो W1 बराबर Z1 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे W1 बराबर Z1 गुणे I गुणे T, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से W2 की जगह पर Z2 गुणे I गुणे T हो जाता है। तब करा कि Z1 गुणे I गुणे T, यानी जैसे W1 जैसे आपने भाग दिया था W1/W2, तो यहाँ पर भी तो ये तो W1/W2 के मान है ना। तो यहाँ पे देखिए W1 इज इक्वल टू आपने लिखा है Z1 गुणे I गुणे T, है ना। और W2 बराबर आपने लिखा है Z2 गुणे I गुणे T, इतना तो मान आपने लिखा है। तो आप W1/W2 बराबर E1/E2 लिखते हैं ना,
तो W1/W2 यहाँ भी है, तो चलिए रख दीजिए W1/W2 बराबर Z1 गुणे I गुणे T अपान Z2 गुणे I गुणे T। ठीक है। अब देखिएगा IT से IT हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कि नहीं, IT से IT कैंसिल क्योंकि समान है। अब देखिएगा तो आपका नया फार्मूला बन के आ गया, क्या बनेगा Z1 अपान Z2, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं नए फार्मूले में W1/W2 बराबर Z1/Z2। और देखिएगा W बराबर, आप देखिए आगे जो आपने पीछे सिद्ध किया था वहाँ पे आपने क्या सिद्ध किया था, वहाँ पे आपने E1/E2 बराबर Z1/Z2 भी सिद्ध किया था। तो Z1 यहाँ पर है तो Z1 बराबर E1/E2 भी हो जाएगा, E1/E2 हो जाएगा नहीं दोस्त। तो ये आपका जो है फैराडे का द्वितीय नियम था, यह फैराडे के द्वितीय नियम का ये दूसरा फार्मूला है। अभी यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो आपका जो फार्मूला निकल कर आया वो निकल कर आया W1/W2 बराबर E1/E2 बराबर, और निकल के आया Z1/Z2, निकल के आया ना। इतना तो फार्मूला आपको कंफर्म हो ही गया होगा। अगर दोस्त आपको कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का जवाब देने का बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा। लेकिन आप जो है बने रहिए धैर्यता के साथ और पूरी वीडियो को देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए, वरना एक एक पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको मौका मिले तो आप उसे नोट कर लीजिए, या अगर आपको, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें आपको बहुत अधिक याद रहेंगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, बाद में पता नहीं पढ़ने का टाइम मिलेगा। ऐसे तो हमारे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम थोड़ी जल्दी उसको पढ़ते हैं, काम वाली चीज़ जल्दी नहीं आप पढ़ते, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपका करा कि अपनी तरफ से, मतलब समझ रहे हैं कि ये फार्मूला मैंने बनाया है अपनी तरफ से। एफ ई जो है समानुपाती होता है जेड के, यानी ई का मतलब पदार्थ का तुल्यांकी भार वैद्युत रासायनिक तुल्यांकों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अब इस समानुपाती का चिन्ह को हटाने के लिए फैराडे नियतांक, इस समानुपाती को चिन्ह के हटाने के देखिए E = बता रहा समानुपाती होता है जेड। पदार्थ का तुल्यांकी भार जो है उसके तुल्यांकों की संख्या के समानुपाती होता है, तो तुल्यांकों की संख्या के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे ये हटाना भी पड़ेगा हमें, तो हम E बराबर लिख देंगे। E बराबर हम यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे, हमने नियतांक रूप में F लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया Z। E बराबर FZ, जहाँ F बराबर क्या है, जहाँ F बराबर है 1 फैराडे, क्या है, जहाँ F बराबर है 1 फैराडे। अब 1 फैराडे का मान कितना होता है, यहीं आपको आपने सीखा था किसमें, फैराडे के प्रथम नियम में। 1 फैराडे = होता है 96,000, ध्यान दीजिएगा, 1 फैराडे = 96,485 ना कूलम। या फिर आप, ये मैंने बताया था नियरेस्ट बराबर है 96,500, है कि नहीं, 96,500 के नियर है, तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 96,500 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक में क्या है, यह बराबर 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है, और 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 फैराडे के बराबर क्या होता है इसी को जानेंगे। 1 फैराडे बराबर दोस्त होता है पदार्थ के 1 मोल की संख्या और जो है पदार्थ इलेक्ट्रॉनों पर स्थित वैद्युत आवेश का गुणक। पदार्थ के 1 मोल की संख्या, पदार्थ के 1 मोल की संख्या लिख लीजिएगा, पदार्थ के 1 मोल की संख्या
और जो है पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत आवेश का गुणक मतलब होता है। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखिएगा 1 फैराडे इज इक्वल टू पदार्थ के 1 मोल की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर स्थित वैद्युत आवेश, ठीक है ना। 1F यहाँ लिख दीजिएगा F, 1F इज इक्वल टू m गुणे इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इसका मान रख रहा हूँ, जहाँ 1 मोल संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10 की घाते 23। आपने पढ़ा होगा मोलों की संख्या में 10 की घाते 23, ये प्लस में होता है, प्लस 23, 10 की घाते 23। 1 मोल बराबर इतना होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना वैद्युत आवेश होता है, वो होता है, गुणक का मतलब इसमें इसका गुणा हो जाएगा 1.6 गुणे 1.602 गुणे 10⁻⁻19 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना वैद्युत आवेश होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, आपने लिखा है कि 1 फैराडे बराबर 1 मोल का आवेश का मतलब होता है कि 1 मोल और इलेक्ट्रॉनों का गुणक, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 1 मोल बराबर होता है 6.023, यानी अवोगाद्रो संख्या 10 की घाते 23 ना। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.602 10 की घाते -19 का होता है। अब इन दोनों का आपस में जब आप गुणा कर देंगे, उठाकर आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 96,488.4, और जो लगभग होगा 96,500 कूलाम के, 96,500 कूलाम के, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ पे फैराडे का द्वितीय नियम भी खत्म होता है। इसके बाद हम फैराडे के जो है द्वितीय नियम के अनुसार ही कुछ जो है आंकिक प्रश्न को करेंगे, जो कि आंकिक प्रश्न जो हम अगले सेशन में करेंगे। अगर हमने इसमें किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको पूरी तरह से देखते रहें। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, चलता हूँ, मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।